किसका होता है? स्टमक का होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? देन इसके बाद स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मीन्स होता है नैरोइंग। क्या होता है? नैरोइंग। अब इधर देखो, अब आपसे कोई कहा जाए कि इसका डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन देखो, सिंपल डेफिनेशन है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखो, नैरोइंग पाइलोरिक कैनाल, नैरोइंग पाइलोरिक कैनाल बिटवीन स्टमक एंड duodenum, stomach and duodenum, right, is called pyloric stenosis। पाइलोरिक स्टेनोसिस। यहां तक आपको समझ में आया? देखो इधर कितना सिंपल है कि नैरोबिंग होता है कौन? पाइलोरिक कैनाल में। कहां पर? बिटवीन द स्टमक एंड डुडेनम। नहीं समझ में आया? देखो इधर, अगर हम बात करें, ये क्या है बेटा? माउथ है, राइट, ये गर्दन और ये सिर। सिर अच्छा बना देता है, ठीक है। अब इसका सिंपल हम बात करते हैं। यहाँ से जो एक कैनाल निकलती है फेरिंग से होती हुई, नोज से ओरोफेरिंग, यहाँ एक तो ये नोज वाली ओपनिंग है, एक ये माउथ वाली ओपनिंग है। इन दोनों को जो कनेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। एक ओपनिंग इस साइड से निकल जाती है इसमें से, और एक ओपनिंग इस साइड से आ जाती है, राइट, ये वाली। इसको बोलते हैं इसोफेगस। ये एंटर होता है किसमें? स्टमक में। इसको एंटर कर देता हूँ, राइट। कहाँ एंटर हो गया? स्टमक में। एक स्पिंक्चर यहाँ पे होता है, एक स्पिंक्चर यहाँ पे होता है। स्टमक में दो स्पिंक्चर होते हैं, एक तो यहाँ पर होता है, दूसरा यहाँ पर होता है। और अगर यहाँ बात करें, एक अपर इसोफेगस में होता है, अपर साइड ऑफ द इसोफेगस में यहाँ पर होता है एक स्पिंक्चर, ये इस जगह पे, राइट। इस वाले स्पिंक्चर को बोलते हैं अपर इसोफेजियल स्पिंक्चर, और नीचे वाले को हम बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्पिंक्चर। इसका नाम है क्रिकोइडल, क्रिकोइडल स्पिंक्चर। स्पिंक्चर कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, और इसका नाम है कार्डियक स्पिंक्चर। कार्डियक स्पिंक्चर नाम, कार्डियक स्पिंक्चर। यहाँ तक आपको समझ में आया? एक तो कौन सा है? क्रिकोइडल, और दूसरा कौन सा है? कार्डियक स्पिंक्चर। अब इधर देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो नीचे वाला स्पिंक्चर है इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंक्चर। पाइलोरिक स्पिंक्चर, राइट। और यहाँ पर ये जो कैनाल है, इस कैनाल को बोलते हैं पाइलोरिक कैनाल। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक कैनाल। और ये दोनों जिस रीजन में है, देखो इधर, ये दोनों ये दोनों जिस रीजन के अंदर हैं, इस रीजन को बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन के अंदर कौन कौन सा? पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक स्पिंक्चर। ठीक इस प्रकार यहाँ पर ये जो कैनाल है इसको बोलते हैं कार्डियक कैनाल। क्या बोलेंगे? कार्डियक कैनाल। नीचे कार्डियक स्पिंक्चर हो गया, सॉरी, ये ऊपर है, ये इसोफेगस वाला है, गलत जगह एरो लग गया, ये वाला। इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक कैनाल। कार्डियक कैनाल। और इस जोन को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं कार्डियक रीजन। कार्डियक रीजन बोलते हैं क्षेत्र, जिसके अंदर कौन कौन आता है? कार्डियक कैनाल आता है और कार्डियक स्पिंक्चर आता है। अब इधर देखो, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? स्टमक। ये क्या होता है? स्टमक होता है। और इधर ये जो देख रहे हो आप, ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डुडेनम। क्या बोलते हैं? डुडेनम बोलते हैं। स्टमक और डुडेनम के बीच पर, स्टमक और डुडेनम के बीच पर ये जो रीजन होता है
इसको पाइलोरिक रीजन बोलते हैं। इस रीजन पे जो कैनाल होती है उस कैनाल का क्या हो जाना, नैरोविंग हो जाना, उसका सिकुड़ जाना, डायामीटर का कम हो जाना। जैसे डायामीटर कम होगा उस एक, ये डायामीटर ऐसा था नॉर्मली तो कितना होता है, इसका डायामीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। नॉर्मली कितना होता है डायमीटर, 2.5 सेंटीमीटर होता है। लेकिन ये 2.5 सेंटीमीटर से घट के कितना हो जाए, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नैरोइंग। क्या बोलेंगे इसको, नैरोइंग। ये क्या हो गया बेटा, संकुच, ये पिछड़ गया है, सिकुड़ गया है, संकुचित हो गया है, नैरोइंग हो गया है। राइट, नैरोइंग होने की वजह से इधर का जो कंटेन है इधर पासवर्ड क्या क्या पास नहीं होंगे, पास नहीं होंगे तो बेटा ये क्या होगा, यहाँ पे रिटेन होंगे, और रिटेन होंगे और क्या होगा, रिगर्जिटेट होगा। तो यहाँ पर इसका नैरोइंग होना पाइलोरिक रीजन का, इसी को बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है कि पाइलोरिक कैनाल का पिचक जाना, सिकुड़ जाना, नैरोविंग हो जाना, उसी को क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक कैनाल, ये पाइलोरिक कैनाल है, इसका नैरोइंग हो जाना इज कॉल्ड पाइलोरिक स्टेनोसिस। नैरोइंग पाइलोरिक कैनाल बिटवीन द स्टमक एंड डुडेनम इज कॉल्ड पाइलोरिक स्टेनोसिस। यहां तक आपको समझ में है, ऐसे अनु। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। अब ध्यान आपको यह रखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन आपका आता है साइन एंड सिम्टम्स से। बेसिकली क्वेश्चन इससे आता है साइन एंड सिम्टम्स से। अब याद रखो कि जब ये खाना स्टमक से इधर नहीं आ रहा है डुडेनम पे, और स्टमक में कलेक्ट हो रहा है, अब क्या होगा कि वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, क्योंकि पासवर्ड नहीं हो रहा है तो स्टमक इरिटेट होगा, इरिटेट होगा तो स्टमक क्या कर देगा बेटा, उसको रिगर्जिटेट कर देगा, यानी कि जिधर से आया है उधर ही क्या कर देगा बेटा, वापस रिफ्लो कर देगा। तो इसको बोलेंगे गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। राइट, इसकी वजह से जो वोमिटिंग होती है, इस वोमिटिंग का नाम दिया जाता है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। अब आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, अब देखो, बताइए प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किस डिजीज में देखने को मिलती है। क्या डायरिया में देखने को मिलती है, क्या पाइलोरिक स्टेनोसिस में देखने को मिलती है, या फिर एरोटिक स्टेनोसिस में देखने को मिलती है, या फिर मिट्रल स्टेनोसिस में देखने को मिलती है। राइट, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है। क्या होता है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। अब दूसरी बात याद रखना कि स्टमक के, ये देखो यहाँ पर क्या है, स्टमक, स्टमक का जो लोअर पार्ट होता है जिसको पाइलोरिक रीजन बोलते हैं, पाइलोरिक रीजन से ऊपर हेड तक, यानी कि एंड पार्ट ऑफ द स्टमक से लेके टू दी हेड, हेड तक का जितने भी सिक्रेशन होते हैं सारे के सारे एसिडिक होते हैं। चाहिए सलाइवा ले लीजिएगा, सलाइवा भी एसिडिक होता है। स्टमक कंटेन ले लो, स्टमक जूस ले लो, स्टमक के सिक्रेशन ले लो, सारे के सारे क्या होता है, एसिडिक नेचर होते हैं। और पाइलोरिक रीजन से नीचे के पांव तक के जितने भी सिक्रेशन होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, एल्कलाइन नेचर के होते हैं। एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव एज ऑफ फीमेल में जो वेजाइना होता है उसका पीएच एसिडिक होता है। आफ्टर मेनोपॉज और बिफोर प्यूबर्टी यहाँ पर पीएच न्यूट्रल होती है, या फिर एल्कलाइन नेचर की होती है, लेकिन एसिडिक नेचर की नहीं होती है। एसिडिक नेचर में वेजाइना कब जाता है, जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में हो, यानी कि प्यूबर्टी से लेके मीनोपॉज तक के जो फेज है इसमें वेजाइना एसिडिक होता है, बिकॉज वहां पर एक बैक्टीरिया डेवलप होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है डोडरलिन बेसिलाई बैक्टीरिया। जो सर डोडरलिन ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। राइट, ये क्या करता है कि ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड क्या करता है, वेजाइना की पीएच को एसिडिक कर देता है। यहां तक समझ में आया। अब दें इसके बाद पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब आप बताइए कि इस व्यक्ति का वॉमिटिंग की वजह से जो फ्लूइड लॉस हो रहा है, जो सिक्रेशन बाहर हो रहे हैं बॉडी से, तो बताइए अब इसकी बॉडी में कौन सी कंडीशन लीड होगी।
क्योंकि मैंने कहा था स्टमक का एंड पार्ट से हेड तक के सारे सिक्रेशन कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब वोमिटिंग कौन सी, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग के थ्रू बेटा गैस्ट्रिक कंटेंट क्या हो गया बाहर, अरे एसिडिक कंटेंट तो क्या हो गया बाहर, तो बॉडी के अंदर अब कौन सी कंडीशन बचेगी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा कि नहीं होगा, एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी ना, तो मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी में या फिर एसिड बेस बैलेंस के एबनॉर्मलिटी में कौन सी कंडीशन लीड हुई, मेटाबॉलिक एसिडोस एल्कलोसिस। एसिड बाहर निकल, वोमिटिंग में एसिड बाहर निकलता है, डायरिया में एल्कलाइन फ्लूइड बाहर निकलता है। अगर इसकी जगह डायरिया लिखता तो आता मेटाबॉलिक, कौन सी कंडीशन लीड होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब एसिड बाहर जा रहा है वोमिटिंग के थ्रू, तो कंडीशन कौन सी होगी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक क्यों आया, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम मेटाबॉलिक का काम करता है, मेटाबॉलिक्स का काम करता है। अगर इसके जगह रेस्पिरेटरी होता तो मैं रेस्पिरेटरी लिखता, राइट। तो दूसरा साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, आपको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मिलेगा बॉडी में। यहाँ तक आपको समझ में आया। और बच्चे का पेट आप इस प्रकार से पाल्पेट करोगे, जैसे इन्फेंट है उसका एब्डोमेन को पाल्पेट करोगे तो उसका जो स्टमक है ना वो ओलिव शेप में नजर आएगा, ओलिव सीड के जैसा नजर आएगा, जैतून के बीज के जैसा नजर आएगा। तो यहाँ पर थर्ड भी लिख लो, क्या लिखेंगे बेटा थर्ड, पाल्पेबल ओलिव शेप, पाल्पेबल होगा, पाल्पेबल ओलिव शेप्ड मास। उसके एब्डोमेन में क्या, कौन सा, ओलिव, ओलिव का मीन्स होता है जैतून, जैतून के शेप्ड का बेटा यहाँ पे मास आपको पाल्पेट होगा, किस कंडीशन में, पाइलोरिक स्टेनोसिस में। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट। अब आपसे क्वेश्चन किसमें से आ सकता है, ट्रीटमेंट में आ सकता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट क्या होता है कि इस पाइलोरिक स्टेनोसिस को क्योर करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, सर्जरी करेंगे। अब सर्जरी में क्या करेंगे कि या तो इसको आप ओपन कर देंगे, इसमें क्या करेंगे ओपनिंग कर देंगे ताकि कंटेंट इधर फॉरवर्ड हो जाए, राइट, ओपनिंग कर देंगे, डायमीटर को क्या कर देंगे, चौड़ा कर देंगे। अब याद रखना इसको जो चौड़ा करने का जो प्रोसेस होता है, इसको वाइड करने का, वाइडनिंग करने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को बोलते हैं राम स्ट्रेट प्रोसीजर। क्या बोलते हैं, राम स्टेट प्रोसीजर। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस को क्योर करने के लिए जो क्योर किया जाता है उस प्रोसीजर को किस नाम से जानते, तो लिखना राम स्टेट प्रोसीजर। मैं लिख देता हूँ। ट्रीटमेंट बेटा कौन सा प्रोसीजर यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं स्टेट राम स्टेट प्रोसीजर हम यूज करते हैं। राम स्टेट प्रोसीजर क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, पाइलेरोमायोटोमी करते हैं। क्या करते हैं, पाइलेरोमायोटोमी में लिख रहा हूं, पाइलेरोमायोटोमी करते हैं। टोमी, अब यहाँ देखो ये जो टोमी आया है, टोमी मतलब कुत्ता नहीं, टोमी हम कुत्ते इसे बोलते हैं, कुत्ते को बोलते हैं, लेकिन वो टोमी नहीं। टोमी का मीन्स यहाँ होता है ओपनिंग। क्या होता है, ओपनिंग, यानी कि हम सर्जिकली क्या करते हैं बेटा, ओपनिंग करते हैं। सर्जिकली क्या करते हैं, इस पाइलोरस में यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, ओपनिंग करेंगे ताकि ये कंटेंट कहाँ आ जाए, इस तरफ आ जाए। इस ओपनिंग को, पाइलेरोमायोटोमी को हम क्या बोलते हैं, राम स्टेट्स प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस को किस प्रोसीजर के द्वारा क्योर किया जाता है, तो लिखना राम स्टेट्स प्रोसीजर, या फिर क्या बोल सकते हैं, पाइलोरोमायोटोमी। पाइलेरोमायोटोमी क्या होता है कि जो ओपनिंग बंद हो गई थी उस ओपनिंग को वापस ओपन किया जाता है थ्रू द सर्जिकल प्रोसीजर। उसी सर्जिकली प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे, राम स्टेट प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आपको समझ में है। तीन चीज आपको दिमाग में फिट रखना है, जब जब भी पाइलोरिक स्टेनोसिस की बात होती है तब तब प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग की बात होती है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग सिर्फ पाइलोरिक स्टेनोसिस में ही देखने को मिलती है, और इसमें एक और कंडीशन देखने को मिलती है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्या मिलता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और थर्ड कंडीशन है कि स्टमक को पाल्पेट करेंगे तो ओलिव शेप्ड मास क्या होगा, पाल्पेबल होगा, जैतून शेप्ड मास क्या होगा, पाल्पेबल होगा, राइट।
और इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा प्रोसीजर यूज करते हैं, राम स्ट्रेट प्रोसीजर यूज करते हैं, जिसका मेडिकली देखा जाए तो इसको बोलते हैं पाइलोरोमायोटोमी। क्योंकि स्टमक किसका बना होता है, मसल का बना होता है, किस जगह पे ओपनिंग करती है, पाइलोरिक कैनाल पे ओपनिंग करती है, इसलिए क्या लिखा, पाइलोरोमायोटोमी। मायो मीन्स मसल, किसकी, पाइलोरस की, पाइलोरस पार्ट ऑफ द स्टमक, जो ओपनिंग ब्लॉक हो गई थी उसको वापस क्या करते हैं, ओपन करते हैं। इस प्रोसीजर को हम राम स्ट्रेट प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। यहां तक आपको समझ में आया, आया कि नहीं? ठीक है, अब इसको ऐसे कैसे आप लिख लो,